हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी क्लास नंबर 3, जो कि आपके फर्स्ट चैप्टर का ही एक पार्ट है। ठीक है, इसमें हम आज टॉपिक पढ़ेंगे कंडीशंस ऑफ वेरियस इकोनॉमिक सेक्टर विच इज़ एक्सप्लॉइटेड बाय द ब्रिटिश राज। मतलब ब्रिटिश राज के अंडर में जो हमारे इकोनॉमिक सेक्टर थे, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड फॉरेन ट्रेड सेक्टर्स। ठीक है, इन तीनों सेक्टर्स को हम इकोनॉमिक सेक्टर भी बोलते हैं। तो इन तीनों सेक्टर्स का किस तरीके से इंडिपेंडेंस के टाइम तक इनका एक्सप्लोटेशन हुआ, और जब इंडिपेंडेंस का टाइम आया तो उस समय इन तीनों सेक्टर्स की क्या कंडीशन थी, तो इनकी कंडीशंस के बारे में हम पढ़ेंगे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, सबसे पहला है हाई डिग्री ऑफ अनसर्टनिटी। जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था उसमें किसी भी तरीके का कोई इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दिया। मतलब कोई भी उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं किया गया, कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, तो जो एग्रीकल्चर था वो प्योरली अनसर्टनिटी की डिग्री पर था। मतलब डिपेंड था बिल्कुल, जैसे जो परमानेंट मींस ऑफ एरिगेशंस होते हैं। ठीक है, तो कोई इस तरीके का कोई पर्टिकुलर कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं किया गया कि भाई हमें इस तरीके से फार्मिंग को करना है। ठीक है, अगर सपोज़ करिए, अगर हम एग्जांपल लेते हैं सिंचाई का, इरिगेशन का। ठीक है, तो जो हमारा एग्रीकल्चर था वो प्योरली हमारा रेन के ऊपर डिपेंड था। अगर रेन होगी तो एग्रीकल्चर बढ़ेगा, अच्छा प्रोडक्शन होगा, लेकिन उसके लिए किसी भी तरीके का परमानेंट मींस ऑफ इरिगेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, तो उसकी वजह से हमारे एग्रीकल्चर में अनसर्टेनिटी बनी रहती थी। क्वालिटी का कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। कोई प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए कोई न्यू मींस ऑफ प्रोडक्शन इस्तेमाल नहीं किया गया। ठीक है, तो क्या होता था कि जो एग्रीकल्चर था वो अनसर्टेनिटी पे डिपेंड रहता था। एग्रीकल्चर में मतलब अगर रेन हुई, बारिश हुई, ठीक है, तो आपका एग्रीकल्चर अच्छा होगा, नहीं हुई तो नहीं होगा। तो कई बार हम क्या करते थे, जो हमारे जो प्लांटिंग का तरीका होता था, जो हम खेती करने के लिए बीजों का इस्तेमाल करते थे, वो भी जैसी क्वालिटी के होते थे उस क्वालिटी के हिसाब से हम उन बीजों का इस्तेमाल करते थे। कोई हाई यील्डिंग वेराइटीज़ का इस्तेमाल नहीं करते थे, फर्टिलाइज़र का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता था। ठीक है, इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल नहीं होता था, तो जिससे कई बार खेती जो थी, फार्मिंग जो थी, उसके ख़राब होने का डर रहता था। तो ये हो गया आपका हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी। अगला है डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। जो एग्रीकल्चर सिस्टम था उसमें क्या था कि जो किसान, जो टिलर्स होते थे, जो फार्मिंग करते थे, फार्मिंग करने के बाद जो उनको इनकम होती थी, जो फार्मिंग करने के बाद जो उनके लिए जो बचता था, बेसिकली होता क्या था कि जो किसान होता था, जो टिलर्स होते थे, वो क्या करते थे, वो ज़मीनों से जितना भी उनको प्रोडक्शन मिलता था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा वो ज़मींदार को दे देते थे। तो जितना भी उनके पास एग्रीकल्चर में जो कुछ बचता था वो उनके खुद के लिए बचता था, वो मार्केट एरिया तक तो पहुंचता ही नहीं था। मतलब वो जितना प्रोडक्शन करते थे वो प्रोडक्शन अपने घर के लिए ले जाते थे, अपने खुद के कंजम्पशन के लिए यूज़ करते थे, उसको मार्केट में ले ही नहीं जाते थे। तो इनका मतलब उनके पास कोई सरप्लस नहीं बचता था। तो देर इज़ अ डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। मतलब हमारी कंट्री में जितने भी फार्मर्स फार्मिंग करते थे वो सिर्फ अपने लिए ही प्रोडक्शन कर पाते थे, उनके पास कोई सरप्लस नहीं बचता था, कोई मार्केट में बेचने के लिए उनके पास प्रोडक्शन नहीं बचता था। ठीक है, और प्लस उनके पास सरप्लस ना होने की वजह से, एक्स्ट्रा अर्निंग ना होने की वजह से, वो क्या करते थे, अपने जो लैंड होती थी उसके इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके बेटरमेंट के लिए कोई अलग से उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे। ठीक है, तो ये हो गया डोमिनेंस ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग। अगला है आपका स्मॉल फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। इसका मतलब ये है कि जो किसान थे उस समय ब्रिटिश राज में, उनकी जो ज़मीनें होती थी खेती करने के लिए वो बहुत छोटी होती थी। ठीक है, उसमें सही तरीके से वो फार्मिंग नहीं कर पाते थे, ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं निकाल पाते थे, और फ्रेगमेंटेड होल्डिंग मतलब टुकड़ों में बटी हुई थी ज़मीनें। उनको कोशिश करनी चाहिए थी उस समय के किसानों को कि वो क्या करें, आपस में ज़मीनें जो टुकड़ों में बटी हुई हैं, किसी का एक टुकड़ा कहीं पर और किसी का एक टुकड़ा कहीं पर है, तो उनको क्या करना चाहिए था, लैंड को मर्जिंग करके बड़े लेवल पर उनको प्रोडक्शन करना चाहिए था। क्योंकि जब लैंड टुकड़ों में बढ़ जाती है तो बहुत बड़ा स्पेस, जो जिस तरीके से लैंड के टुकड़े होते हैं तो बहुत बड़ा स्पेस खाली रह जाता है, आइडियल रह जाता है, जिससे जो प्रोडक्टिविटी है या जो प्रोडक्शन है वो बहुत निचले स्तर पर आ जाता है। ठीक है, तो टुकड़ों में बटी हुई थी लैंड्स, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बेटर नहीं हो पा रहा था, हाई स्केल पे नहीं आ पा रहा था। ज़मींदारी सिस्टम था। ज़मींदारी सिस्टम का मतलब होता है कि जो ज़मीनों के मालिक होते थे उन्हें क्या करना पड़ता था कि जो गवर्नमेंट होती थी उनको एक फ़िक्स्ड लैंड रेवेन्यू देनी पड़ती थी। मतलब ज़मीनों का रेंट देना पड़ता था, पर्टिकुलर फिक्स्ड अमाउंट। ठीक है, और वो ज़मींदार क्या करते थे, उसकी जो कवरेज होती थी लैंड रेवेन्यू की, वो किसानों से कवर करते थे। तो एक बड़ा हिस्सा जो था ज़मींदार टिलर से ले लेते थे, उसमें से जो फिक्स्ड अमाउंट होता था वो गवर्नमेंट को बाकी अपने पास रखते थे, बाकी का जो बेयर अमाउंट होता था, जो बिल्कुल
बिल्कुल एक छोटा सा अमाउंट बच जाता था, वो किसान अपने लिए इस्तेमाल करता था। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशनल एग्रीकल्चर टू कमर्शियल एग्रीकल्चर। ब्रिटिश राज के दबाव में ब्रिटिशर्स ने फार्मर को दबाव डाल के, फोर्स डाल के उनको ये बोला कि आप कन्वेंशनल एग्रीकल्चर ना करें। कन्वेंशनल का मतलब होता है ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। ट्रेडिशनल का मतलब जो शुरू से फार्मिंग चलती आ रही थी, जैसे ग्रेन की, आपकी वीट की, जूट की, ठीक है, इन सब की खेती किसान करता था, ठीक है। लेकिन उन्होंने बोला कि आप कमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर करें, ठीक है, इंडिगो खेती करें, मतलब आप उन चीज़ों का प्रोडक्शन करें जो इंडस्ट्रीज़ में काम आती है। इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल तैयार करें, टेक्सटाइल के लिए आप रॉ मटेरियल तैयार करें। तो कमर्शियल एग्रीकल्चर के लिए बोला गया। और कमर्शियल एग्रीकल्चर जो चलो फार्मर कर भी लेता था, फार्मिंग कर भी लेता था, जो इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल के लिए ज़रूरत पड़ती थी, उन चीज़ों की खेती कर भी लेता था, तो उसे मार्केट में उतना पैसा नहीं मिल पाता था, उतनी वैल्यू नहीं मिल पाती थी जो ब्रिटिशर्स जैसा चाहते थे, लो प्राइस में उसे किसानों से ले लेते थे। तो किसानों को तो दोनों तरफ से फ़ायदा नहीं हो रहा था ना। तो अगर वो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर कर रहे थे तब भी उनको कोई फ़ायदा नहीं था, और कमर्शियल एग्रीकल्चर में तो उनको खुद के लिए कुछ नहीं बचता था। जो उनको खुद के कंजम्पशन के लिए फूड ग्रेन चाहिए होता था वो उनको खुद नहीं मिल पाता था। और बाज़ार से भी जब उनको कमर्शियल एग्रीकल्चर करने से जो पैसा मिलता था, वो पैसे से उनको फिर दोबारा से फूड ग्रेन परचेज़ करना पड़ता था, तो उनके पास तो इनडायरेक्टली कुछ भी नहीं बचता था। तो इसीलिए दबाव डाला गया उससे। लेकिन इससे ये फ़ायदा होता था कमर्शियल एग्रीकल्चर करने से कि जो ब्रिटिशर्स होते थे उनको इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल मिल जाता था, ठीक है। तो कन्वेंशनल एग्रीकल्चर टू कमर्शियल एग्रीकल्चर, ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन का पार्ट था। अगला है गल्फ बिटवीन ओनर एंड टिलर ऑफ द सॉइल। गल्फ का मतलब होता है गैप, एक दूसरे के बीच में गैप होना, फासला होना। गल्फ का मतलब होता है फासला होना। जो ऑनर और टिलर होते थे उनके बीच में बहुत बड़ा फासला होता था। जो ऑनर होता था, ज़मीन का मालिक, वो कभी भी ज़मीन को देखने नहीं आता था कि ज़मीन की क्या कंडीशन है, किसानों की क्या कंडीशन है। किसान अपनी तरफ से मेहनत करता था, अपनी तरफ से ज़मीनों को उपजाऊ बनाता रहता था, फर्टिलिटी के लिए काम करता रहता था, बीजों की अवेलेबिलिटी देखता था कि किस तरीके से बीज कहाँ से मिलेंगे, कैसे ज़मीन उपजाऊ होगी। पानी के लिए वो बहुत बड़ी मेहनत करता था, किस तरीके से सिंचाई होगी, इरीगेशन कैसे होगा। तो ऑनर जो था वो टिलर के पास जाता ही नहीं था। ऑनर सिर्फ क्या करता था, जब ज़मीन पे काम हो जाता था तो वो अपनी जो रेवेन्यू है वो अपना टिलर से ले लेता था और दैट्स इट। वो इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं करता था ज़मीन के ऊपर, ज़मीन की फर्टिलिटी के लिए कोई काम नहीं होता था। अगला पॉइंट है आपका लो प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन। जो ज़मीनों पर प्रोडक्शन किया जाता था उसका जो प्रोडक्शन होता था, टोटल प्रोडक्शन, ठीक है, जो खेती में जो हम ज़मीनों पर फार्मिंग करते थे उसका जो टोटल आउटपुट निकल के आता था वो पर हेक्टेयर बहुत कम निकल के आता था। और जितने लेबर उस पर जिस हिसाब से काम करती थी, अगर हम देखा जाए कि अगर लेबर किसी एक हेक्टेयर पे काम कर रही है तो मान लो कि एक लेबर से ज़मीन से 500 kg का प्रोडक्शन पर पर्सन निकाला जा सकता है अगर हम एवरेज देखें। लेकिन जितनी लेबर फार्मिंग करती थी, जितनी लेबर फार्मर्स काम करते थे, उसके हिसाब से अगर हम एवरेज प्रोडक्शन देखें तो प्रोडक्टिविटी कुछ भी निकल के नहीं आती थी। इसका मतलब जितने लोग ज़मीन पर काम कर रहे थे और उन लोगों से जितना प्रोडक्शन निकाला जा सकता था ज़मीन से, उतना प्रोडक्शन हो नहीं रहा था, ठीक है। तो प्रोडक्शन भी स्लो था और जो प्रोडक्टिविटी थी, एवरेज प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी होने का मतलब होता है कि एक पर्सन जो ज़मीन पर काम कर रहा है वो ज़मीन पर मेहनत करके कितना प्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्टिविटी जो होती है वो एवरेज में देखी जाती है और प्रोडक्शन जो देखा जाता है वो टोटल आउटपुट देखा जाता है। तो दोनों ही स्लो थे, दोनों ही लो थे। तो इस तरीके से काफ़ी अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेज से, अलग अलग तरीके से एग्रीकल्चर का एक्सप्लॉयटेशन हुआ था और वो एक्सप्लॉयटेशन इंडिपेंडेंस तक भी कायम रहा, ठीक है। अब आते हैं हम इंडस्ट्रियल सेक्टर के ऊपर। इंडस्ट्रियल सेक्टर का किस तरीके से इंडिपेंडेंस के टाइम तक उसका कंडीशन रही। सबसे पहला है डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी। डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी का मतलब होता है कि हमारे इंडिया में जो जितना भी हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था, जो स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्री थी, उसमें डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी ब्रिटिशर्स ने लगा रखी थी। उन्होंने क्या किया हुआ था कि जो हमारे यहाँ से जो हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बनी हुई चीज़ें थी, जब उनका एक्सपोर्ट किया जाता था तो उन्होंने क्या किया, उसके एक्सपोर्ट पे हैवी ड्यूटी लगा दी। तो उससे क्या हुआ कि जो हैंडीक्राफ्ट का बिज़नेस था वो बाहर का एक्सपोर्ट जो था वो जाना बंद हो गया। तो एक तो एक्सप्लॉयटेशन ये हो गया कि जो विदेशों में, जो बाहर के देशों में हमारा हैंडीक्राफ्ट का सामान जाता था, बाहर के जो हमारे पड़ोसी देश थे, जो वहाँ सामान बेचा जाता था, उसकी सेल बिल्कुल बंद हो गई। और प्लस जो बाहर के जो ब्रिटेन में जो मशीन मेड जो आपका सामान बनता था, जो हैंडीक्राफ्ट की जैसा बिल्कुल
जस्ट लुक लाइक, जो मशीन मेड सामान बनता था उसके इंपोर्ट को फ्री कर दिया गया। मतलब बाहर से बनाकर जब इंडिया की मार्केट में लाया जाता था तो वही हैंडीक्राफ्ट जैसा सामान जो हाथ से बनता था वो मशीन से बनकर जब इंडिया में आता था तो उसकी क्वालिटी और प्राइस दोनों ही बहुत अच्छे होते थे। यहाँ के कस्टमर के लिए क्वालिटी भी अच्छी होती थी, प्राइस भी बहुत कम होते थे हमारे यहाँ के मुकाबले। तो हमारे यहाँ की जो डोमेस्टिक डिमांड थी वो डोमेस्टिक डिमांड भी क्या हो गई थी हैंडीक्राफ्ट की, वो भी ख़त्म हो गई थी। बाहर के जो बने हुए मशीन मेड गुड्स होते थे उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसली कोर्ट। हमारे यहाँ पर जो राज दरबार हुआ करते थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उन सारे राजा महाराजाओं का जो कोर्ट हुआ करता था जहाँ पर डिसीजन लिए जाते थे कि कौन सी इंडस्ट्री कैसे चलानी है, किसको कितनी मदद देनी है, कौन सी इंडस्ट्री को हमें खड़ा करना है, ठीक है, कौन से लोगों, किस सेक्टर के लोगों को, कौन से लोगों को हमें कितनी मदद देनी है, तो राज दरबार में उसका फैसला लिया जाता था। अब उन राज दरबारों को ख़त्म करके वहाँ पर गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि भाई हमें कौन से सेक्टर में कौन से लोगों को कितनी मदद करनी है। तो उससे भी क्या हुआ कि जो हमारे इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर थे उनको क्या किया गया, जो हमारे इंडस्ट्रीज़ थी उनके ऊपर दबाव डाल के उनको किसी भी तरीके से हैवी प्रोडक्शन ड्यूटी लगा के या कुछ भी करके उनको हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज थी उनको भी बंद कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद है कंपटीशन फ्रॉम द मशीन मेड प्रोडक्ट। जो बाहर के मशीन मेड प्रोडक्ट्स थे लोगों को उनकी आदत डाली गई, लोगों को ये बताया गया कि भाई ये जो मशीन मेड प्रोडक्ट्स हैं ये हाथों से बनी हुई चीज़ों के मुकाबले कहीं ज़्यादा ड्यूरेबल हैं, कहीं ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के हैं। तो लोगों का ना एक ट्रेडिशन चेंज हो गया कि लोग मशीन मेड प्रोडक्ट को ज़्यादा पसंद करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि ब्रिटेन में जो मशीनों से बनने वाले प्रोडक्ट थे जो हमारे इंडिया में आते थे उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी। ठीक है, लोग जो हमारे यहाँ के लोग हाथों से बनी हुई चीज़ें बनाते थे लोग उनकी डिमांड कम करने लगे और जो ब्रिटेन से बनकर चीज़ें आती थी उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई। तो बाहर के ब्रिटेन की जो गुड्स हमारे इंडिया में आते थे उन्होंने हमारे डोमेस्टिक बिज़नेस को एक कंपटीशन दिया जिसकी वजह से हमारे यहाँ का जो बिज़नेस था वो बंद हो गया। न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड। अब लोगों की जो डिमांड थी, जो सोच थी, जो लोगों को प्रोडक्ट चाहिए होते थे, अब लोगों का जो पैटर्न था, लोगों का जो प्रेफरेंस थी वो ब्रिटिश गुड्स की तरफ ज़्यादा हो गई थी। जो चीज़ ब्रिटिशर्स मंगवाते थे, ब्रिटेन से बनी हुई चीज़ें हमारे इंडिया में आती थी, चाहे वो कोई भी स्विंग मशीन हो गई, साइकिल हो गई या कोई भी चीज़ हो गई, कंजम्पशन ऑफ गुड्स हो गई, कैरोसिन ऑयल वगैरह, जो भी चीज़ें हमारे ब्रिटेन से आती थी, लोगों की डिमांड उन गुड्स की ओर ज़्यादा हो गई, लाइकनेस ज़्यादा बढ़ गई। आज आप देखते हैं कि आज भी हमारे कंट्री में जितना भी सामान आप देखते हैं वो बाहर की फॉरेन कंट्री का जो आता है हमारे इंडिया में वही लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए लोगों की जो डिमांड है वो डोमेस्टिकली हटके इंटरनेशनल लेवल पर बाहर के गुड्स की ज़्यादा होने लग गई। इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज़ इन इंडिया। अब जो ब्रिटिशर्स थे उनको ना जो भी इंडिया से जो भी वो बिज़नेस करते थे, जो उनके पास पैसा आता था उस पैसे से वो ये सोचते थे कि भाई अब इस पैसे को हम कहाँ खर्च करें। तो बेसिकली उनके जो सरप्लस हमारे इंडिया से जो वो कमाते थे उनके दो ही पर्पज़ होते थे, उस पैसे को आगे इन्वेस्ट करना। तो इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने दो ही कंडीशन देखी। पहला तो वो क्या करते थे कि जितना एडमिनिस्ट्रेशन और जो डिफेंस इक्विपमेंट के ऊपर खर्च करना होता था पैसा उस पर लगाते थे। तो बाकी उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट के लिए सोर्स सोचा कि क्यों ना हम रेलवे पर अपना पैसा लगाएं। तो उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस किया। रेलवे को इंट्रोड्यूस करने के पीछे जो ब्रिटिशर्स थे उनकी दो नीतियां थी, दो पॉलिसी थी। एक पॉलिसी तो ये कि वो ये चाहते थे कि भाई एक तो हमें इन्वेस्टमेंट का कोई सोर्स मिले और दूसरा वो ये चाहते थे कि भाई अलग अलग जो हमारे इंडिया में जो गुड्स होती थी उनको अलग अलग मार्केट तक ले जाना, पोर्ट से जो हमारा आने जाने का जो समय लगता था, जो पैसा खर्च होता था ट्रांसपोर्टेशन में, उसको रिड्यूस करना। ठीक है, और प्लस जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को बेहतर बनाना कि भाई अगर एक जगह से सैनिकों को दूसरी जगह ले जाया जाए, या कुछ गुड्स हमारी ऐसी होती थी जो नॉन ड्यूरेबल नेचर की होती थी, जल्दी ख़राब होने वाली, जैसे शुगर हो गया, साल्ट हो गया, तो उनके ट्रांसपोर्टेशन पे अगर हम बिना रेलवे के ले जाते थे, बिना रेलवे से पहले जब उनका ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए ले जाते थे तो वो रास्ते में उनका एक्सप्लॉयटेशन, रास्ते में वो ख़राब हो जाती थी। मतलब उनकी लाइफ बिल्कुल मतलब रास्ते में जाते जाते सामान ले जाते समय उनकी जो लाइफ होती थी, जो उनकी क्वालिटी होती थी वो ख़राब हो जाती थी। तो इसीलिए रेलवे की नीड को दो तीन बातों से देखा गया कि एक तो इन्वेस्टमेंट पर्पस से कि हम रेलवे में पैसा लगाएंगे और उससे हमारी अर्निंग होगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को ध्यान में रखकर कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज़्यादा आ रही है ताकि वो कम हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है वो स्मूथ हो जाए, और प्लस जो हमारी कनेक्टिविटी है मार्केट से वो बढ़ जाए। इसीलिए रेलवे को इंट्रोड्यूस किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा। उसके बाद है फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के मामले में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या कर रखा था कि जो हमारे यहाँ के रॉ मटेरियल होता था, ठीक है, जो हमारे यहाँ पर जो गुड्स का मैन्युफैक्चर जिन रॉ मटेरियल से किया जाता था, उन गुड्स का प्रोडक्शन रोक के
जो प्रोड्यूसर जो रॉ मटेरियल हमारे इंडिया में बनता था, तो यहाँ के प्रोड्यूसर को वो रॉ मटेरियल सप्लाई ना करके वो रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स क्या करते थे, हमारे अपनी ब्रिटेन में ले जाते थे, इंपोर्ट करते थे, यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे, और एक्सपोर्ट ड्यूटी को फ्री कर दिया गया ताकि यहाँ से रॉ मटेरियल ब्रिटिशर्स को, ब्रिटेन को सस्ता पड़े, और वहाँ से वही रॉ मटेरियल यूज़ करके ब्रिटिशर्स क्या करते थे, वहाँ से उनको मशीन मेड प्रोडक्ट बना के हमारे इंडिया में, इंडियन मार्केट में उनको सप्लाई करते थे। तो इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स एंड नेट एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट। तो इससे क्या होता था कि जो हमारी कंट्री में जो डोमेस्टिक डिमांड थी प्रोडक्ट की वो ख़त्म हो गई थी, धीरे धीरे हमारी इंडस्ट्रीज़ बंद होती जा रही थी क्योंकि बाहर से बनी हुई चीज़ें हमारे इंडिया में आने लग गई। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका मोनोपोली कंट्रोल ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। जो हमारे देश में जितना भी थोड़ा बहुत इंटरनेशनल ट्रेड किया जाता था, जो दूसरे देशों के साथ व्यापार किया जाता था, अब उसके ऊपर भी ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल कर लिया, मोनोपोली जमा ली कि अब सिर्फ इंडिया जो अगर व्यापार करेगा तो अपने पड़ोसी देश में किसी के साथ नहीं करेगा, सिर्फ ब्रिटेन के साथ करेगा। तो ब्रिटेन को ही एक्सपोर्ट किया जाता था रॉ मटेरियल, और थोड़ा बहुत अगर कोई भी फिनिश गुड्स एक्सपोर्ट भी किया जाता था तो वो सिर्फ ब्रिटेन को ही किया जाता था, और ब्रिटेन से ही कुछ प्रोडक्ट, अगर ब्रिटेन को भी अगर कोई सामान अपना बेचना होता था तो वो इंडियन मार्केट को ज़्यादा सप्लाई करता था। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारी इंडियन मार्केट थी उसका जो एक्सपोर्ट सिस्टम था वो लिमिटेड हो गया ब्रिटिश मार्केट तक, ब्रिटेन तक। तो ये मोनोपोली कंट्रोल की वजह से जो स्कोप था जो हमारा एक्सपोर्ट का स्कोप था वो लिमिटेड हो गया। उसके बाद है सरप्लस ट्रेड बट ओनली टू बेनिफिट ऑफ ब्रिटिश। अगर हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट या इंपोर्ट जो भी होता था तो उससे हमारा इंडिया ब्रिटिश राज के दौरान भी बहुत ज़्यादा सरप्लस में था। मतलब हम इंटरनेशनल ट्रेड की अगर बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अगर हम नेट रिजल्ट देखें कि कितना एक्सपोर्ट हो रहा है कितना इंपोर्ट हो रहा है, तो उससे हमारा इंडिया ब्रिटिश राज के अंडर में भी बहुत ज़्यादा सरप्लस में था, फ़ायदे में था। लेकिन जो भी सरप्लस बचता था हमारे इंडिया में, जो भी इंटरनेशनल ट्रेड करने से, नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने से जो पैसा बचता था गवर्नमेंट को, वो गवर्नमेंट क्या करती थी, जो ब्रिटिशर्स डिफेंस सिस्टम था उसके ऊपर वो पैसा लगाती थी, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के ऊपर लगाती थी, या अपने खुद के जो भी उन्होंने इंडस्ट्री खोलनी होती थी उस पे लगाती थी, या जो भी रॉ मटेरियल परचेज़ करना होता था उस पे खर्च करती थी। तो वो सिर्फ जो सरप्लस बचता था वो ब्रिटिशर्स सिर्फ अपने पर्पज़ के लिए यूज़ करते थे, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करते थे, या अपने डिफेंस इक्विपमेंट के लिए यूज़ करते थे। लेकिन वो इंडिया में इंडियंस के लिए कोई फ़ायदे के लिए काम नहीं करते थे, यहाँ की एग्रीकल्चर सिस्टम के लिए कोई काम नहीं करते थे, या हमारे यहाँ लोगों के एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई काम नहीं करते थे, या इंडियन इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए कोई काम नहीं करते थे। जो भी हमारे इंडिया में 4-5 इंडस्ट्रीज़ थी जो इंडिपेंडेंस से पहले चल रही थी, जो टेक्सटाइल या जूट या जो भी रॉ मटेरियल का काम करती थी, या प्रोडक्शन का स्टील का काम करती थी, जैसे टाटा कंपनी का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, तो इन इंडस्ट्रीज़ को किसी भी तरीके का प्रमोट नहीं दिया जाता था, कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाता था, कोई इनकी हेल्प नहीं की जाती थी, कोई सब्सिडीज़ नहीं दी जाती थी। ठीक है, गरीबों के लिए कोई काम नहीं किया जाता था, उनके लिवलीहुड के लिए, उनके स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, पर कैपिटा इनकम के लिए, या लैंड की फर्टिलिटी के लिए कोई काम नहीं किया जाता था। अगर कुछ सरप्लस हमारी कंट्री में बचता भी था, जो पैसा हमारी गवर्नमेंट कमाती थी, वो सिर्फ अपने ही फ़ायदे के लिए, अपने ही बेनिफिट के लिए, अपने ही एडमिनिस्ट्रेशन के लिए खर्च करती थी। सो दीज आर द इकोनॉमिक सेक्टर्स, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, फॉरेन सेक्टर्स। जो ये 3 सेक्टर थे इकोनॉमिक सेक्टर, जिससे हमारे इंडिया जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकता था, लेकिन वो कर नहीं पाया अंडर द ब्रिटिश राज, जो कि उसकी कंडीशन इंडिपेंडेंस के टाइम पर इस तरीके की थी। तो ये सब आपके ये सब आपके इकोनॉमिक सेक्टर थे जिनकी जो ब्रिटिश राज के अंडर में जब इंडिपेंडेंस के टाइम तक जो कंडीशन थी वो आपको बताई गई है। ठीक है, तो ये आप अपना टॉपिक रिवाइज कर सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.